बड़ा फेरबदल एक बार फिर देखने को मिलेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा नेता हम्माद नबी। हम्माद जी, आपका भी इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, क्या है बीजेपी का मिशन पूर्वांचल? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी रही है, ये हम सब जानते हैं कि पूर्वांचल की बयार में ही उत्तर प्रदेश चलता है जी। और पूर्वांचल कबीर की धरती है, बाबा बैद्यनाथ की धरती है। पूर्वांचल जो है वो बलिया की क्रांति के लिए जानी जाती है। तो पूर्वांचल का एक अपना महत्व है और मुझे लगता है कि जब आप अयोध्या में एंटर करते हैं तो भगवान श्री राम के साथ पूर्वांचल का आगाज होता है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा कारण है कि हमारा पूर्वांचल में एक बड़ा जनाधार रहा है। चाहे हमारे गर्दिश के दिनों में हो, चाहे अब सत्ता के दिनों में हो, पूर्वांचल की जनता का हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल से ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के दोनों नेता हमारे पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता रहा है और आगे आने वाले चुनाव में भी मिलेगा। दूसरा, हमने विकास का जो मॉडल पूर्वांचल को दिया है, जिस पूर्वांचल को कभी अपराधियों के लिए जाना जाता था, आज उस पूर्वांचल की गिनती पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की वजह से होती है। आज उस पूर्वांचल में आप चले जाइए, चाहे रामगढ़ ताल हो और चाहे इस तरीके की गोरखपुर का चाहे वो कारखाना हो, खाद का कारखाना, जो दशकों से बंद पड़ा था, किसी भी सरकार ने उसकी तरफ नहीं देखा। माननीय योगी जी की सरकार आई, माननीय मोदी जी की सरकार ने उसकी तरफ देखा और उसको चालू कराया। तो रोजगार के अवसर हो, चाहे विकास के अवसर हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को दिल खोल करके दिया है अपनी सरकार में, जिसका लाभ हमें आने वाले चुनाव में मिलेगा। जी हम्माद जी, हेलो जी। हम्माद जी, जी बोलिए बोलिए, मुझे आ रही है आपकी आवाज, पूछें। क्या माना जाए, अब जब बीजेपी मिशन पूर्वांचल पर है और 2019 और 22 में बीजेपी को पूर्वांचल में करारी मात देने में आप लोग कामयाब हुए थे। जी जी, देखिए ऐसा है, जनता जो है भगवान होती है, जनता सर्वप्रथम है और जनता का निर्णय हर किसी को मानना पड़ता है। जी। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का एक मजबूत जनाधार था, मजबूत जनाधार है। वहाँ के लोग बहुत समझदारी से अपनी वोटिंग करते हैं, झूठे बहकावों और झूठी बातों से दूर रह के। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वही रहेगा, 2024 में भी। और ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता, चाहे वो हमारे माननीय मोदी जी हो या माननीय योगी जी हो, दोनों पूर्वांचल से आते हैं। लेकिन उनके वहाँ के आने के बावजूद भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी जो समाजवादी पार्टी ने और कई सारी लोकसभा की सीटें पूर्वांचल में जीतने का काम किया था। इस बार भी ये रणनीति समाजवादी की काम करेगी और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव को लेकर अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंदर ही अंदर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश महंगाई से बहुत परेशान आ चुका है, बेरोजगारी से परेशान है। एक तरफ ओमेक्स की रिपोर्ट कह रही है कि अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। एक तरफ देश में 2 साल के अंदर जब पूरा देश कोरोना की महामारी से त्रस्त था, तो 102 से बढ़ के 166 अरबपति अमीर बन जा रहे हैं और जितनी तेजी से अमीरों की संख्या बढ़ रही है उतनी ही तेजी से गरीबों की भी संख्या बढ़ रही है। तो आज पूरा देश ये हाल जानता है और इस बार लोकसभा चुनाव में देश की जनता समझदारी से वोटिंग करेगी, सांप्रदायिकता से दूर रह के गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जी विकास जी, पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं और अब जिस तरीके से बीजेपी मिशन पूर्वांचल पर है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, पूर्वांचल की जनता ने भाजपा का हमेशा सहयोग किया।
जहां तक पिछले आप विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ राजभर जी ने कंधे पे कंधा मिलाकर के चीजों को आगे बढ़ाया। और आज राजभर जी की क्या स्थितियां हैं समाजवादी पार्टी के प्रति, उनकी क्या विचारधारा है समाजवादी पार्टी के प्रति, तो इसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है। ये समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव में ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेंगे। और इनसे सबसे बड़ा फैक्टर है माननीय नरेंद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, उसके केंद्र में एक नेता है और वो है स्वच्छ ईमानदार छवि, सबका साथ सबका विकास के प्रणेता माननीय नरेंद्र मोदी जी। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को भी लड़ने जा रही है। और ये विश्वास मैं दिलाता हूं आपको, चाहे बनारस हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, इसका इतिहास पूरे पूर्वांचल में दोहराया जाएगा और हम पूर्वांचल में सूपड़ा साफ करेंगे पूरे विपक्ष का, ये विश्वास हम दिलाते हैं। जी हमाद जी। जी मैं सुन रहा था अपने दोस्त की बात। तो जैसा कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी की बात की, तो ओम प्रकाश राजभर जी का स्टैंड तो सभी जानते हैं। वो आज इस कश्ती पे सवार हैं, कल किसी और कश्ती पे सवार हो जाएंगे। आज इस नाव में बैठे हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में खुलेआम कहते रहते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो परिस्थितियों के हिसाब से अपना खीमा बदल लेते हैं। जो परिस्थिति उनको जहां सूटेबल लगती है उस परिस्थिति के हिसाब से वो बेहतर काम करते हैं। खैर, वो ये उनकी अपनी सोच है, उनका अपना काम करने का तरीका है। हमें किसी की भी कार्य प्रणाली के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, जहां बात समाजवादी पार्टी की आएगी तो समाजवादी पार्टी, मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आज देश की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। आजादी के 70 साल बाद बेरोजगारी दर आज हिंदुस्तान में इतनी है जितनी आज से पहले कभी नहीं हुई। ये मेरा कहना नहीं है, ये आज देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है। रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उनके बयान आप सुन सकते हैं। उन्होंने देश के आगे आने वाले हालात को क्या कहा है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। रुपया आज किस हालत में है। कहा जाता था कि रुपया जब 60-65 था तो कहते थे कि वेंटिलेटर पहुंच चुका है। आज रुपया 83-85 के आसपास दौड़ रहा है। आने वाले दिनों में 100 होने की उम्मीद है डॉलर के मुकाबले। तो ये सारी परिस्थितियां अब एक जनमानस देख रहा है और ये सारी परिस्थितियों को देखकर जनमानस इस बार वोट करेगा। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति ये जानता है कि विकास की बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो विकास असल में दिखता नहीं है। वो विकास हमें दिखता है सिर्फ बातों में और हवाई दावों में। इस बार सच को लेकर जनता वोट करेगी उत्तर प्रदेश की, और समाजवादी पार्टी फिर से लोकसभा में बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है विकास जी, दीजिए जवाब। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के साथी जब विधानसभा चुनाव का सही एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि राजभर जी को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये उनका अपना विषय है और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतेंगे, ये इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने विजन और मिशन दोनों में बिल्कुल क्लियर है और क्लियर कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं। आज रामलला के भव्य मंदिर के साथ हम 2024 के चुनाव का आगाज करेंगे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमें 2024 में भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको याद हो कि 2019 के चुनाव में बुआ और बबुआ उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल एक साथ आए, लेकिन क्या स्थितियां रही 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये हमने सबने आपने देखा। और समाजवादी पार्टी को भूले भटके से एक आजमगढ़ की सीट नसीब हुई थी, वो भी अब इनकी नहीं रही है पूर्वांचल के अंदर। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को सेल्फ एनालिसिस की आवश्यकता है, लेकिन वो करेंगे नहीं और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जिस विकास की समाजवादी पार्टी के लोग अभी रोजगार और बेरोजगारी की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी, बड़ा हैरत होती है और उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी हैरत भरी नजरों से जब समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगारी पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को हंसी आती है। 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता बांटने वाली पार्टी आज रोजगार की बात करती है, जिनके समय में रोड होल्ड अप रोजगार हुआ करता था। आप सड़कों पे रात के 8 बजे के बाद निकलना दूभर होता था और एक रोजगार डेवलप हुआ था इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार में,
वो होता था कि राजनीति, डकैती और चोरी और लूटपाट। ये रोजगार के नए अवसर सृजन किए थे समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जब रोजगार पर बात आती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने 2017 से लेकर 22 तक 4.5 लाख रोजगार देने का काम किया। और ना समाजवादी पार्टी की सरकार में तो रोजगार के नाम पर, भर्तियों के नाम पर एक लिस्ट आती थी, तय कई थे, और उस लिस्ट में एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम हुआ करते थे। आज बगैर रिश्वत दिए, बगैर भेदभाव के माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने रोजगार दिया और जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। उसी का प्रतिफल होगा 2024 में। हम निश्चित तौर पर बड़ी जीत के साथ अपना आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 लोकसभा सीट हमारा जीतने का लक्ष्य है और मुझे लगता नहीं है कि ये लक्ष्य बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे और हमारी जनता में नीतियों के आगे ये लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। जी हमा जी। जी देखिए, जैसा कि मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे मित्र ने कहा, उनके अपने विचार हैं। देखिए, लेकिन जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, आज पूरे देश के सामने है। और ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ते की, तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये संवेदना थी समाजवादी पार्टी की, जो भत्ता बांटा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। नहीं पाए, बिल्कुल नहीं पाए तो बेरोजगारी भत्ता बांट दिया। ये आंकड़े बताएंगे, ये आंकड़े, ये सुनिए, कम से कम ये बताइए उत्तर प्रदेश के मैं आप जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला, जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला। कम से कम बेरोजगारी भत्ता तब बांट दिया बंधु बात सुनना भी, बात सुनने की भी कोशिश कीजिए। आपको याद हो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आपने अपनी बात कही, मैं नहीं बोला, आपने अपनी बात कही, मैं नहीं बोला। अब आप मुझे बोलने दीजिए। कोई भर्ती समाजवादी पार्टी में ऐसी नहीं हो पाई जिसे हाईकोर्ट की दहलीज न देखनी पड़ी हो। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में पहली बार हुआ है कि भर्तियां हाईकोर्ट की दहलीज नहीं देखती हैं। भर्तियों में आरोप नहीं लगता है कि एक वर्ग विशेष को नियुक्ति दे दी गई। आज भर्तियां निष्पक्ष रूप से होती हैं, बगैर रिश्वत और बगैर प्रलोभन के होती है। बंधु, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है। आप जो बता रहे हैं बेरोजगारी भत्ता या कुछ भी, चलिए ठीक है, आपका अपना विचार है। बेरोजगारों को अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है तो आप उसका समर्थन नहीं कर रहे, हो सकता है आपके अपने विचार होंगे। समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को भत्ता देने का काम किया जिनको किसी कारणवश रोजगार नहीं मिल पा रहा था। और अगर आंकड़ों पर जाए, सुनिएगा, आंकड़ों पर जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितने रोजगार दिए? बता दो, अरे आप बोलने देंगे। आप लोग रोजगार छीनने का काम करते हैं सर। आप लोग देखिए, आप लोगों की सरकार जब से आई तब से जो है रोजगार छीनने का काम शुरू हो गया। अगर आंकड़ों पे जाएंगे तो आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आजादी के बाद से अब तक है। कोई नौकरी नहीं निकली, कोई भर्ती नहीं निकली। टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमारी नौकरी, लगातार जो है स्टूडेंट धरने पर बैठ रहे हैं कि हमें नौकरियां दो। आप बातें कर रहे हैं कि आपने रोजगार देने का काम किया। कौन सी भर्तियां निकली, कौन सी भर्तियों में रोजगार मिला, कौन सी नौकरियां मिली? आपने पकौड़ा तलने को रोजगार बना दिया, आपने सड़क पे ठेला लगाने को रोजगार बना दिया। आप लोग जो चाय बेचते हैं आप उसको रोजगार बनाते हैं। जो बीएड करा हुआ, एमबीए करा हुआ, बीसीए करा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको उसकी क्षमता के मुताबिक नौकरी नहीं दे पा रहे हैं आप, तो आप लोग उससे जाकर कह देते हैं कि जाओ पकौड़े तलने लगो, जाओ ठेला लगा लो। इस तरह का आपने रोजगार देने का काम किया है पढ़े लिखे लोगों को। मित्र, बात वो करिए जिसका कोई बेस हो, जो कहीं से कहीं तक लगे। हवाई बातें करने से देश की समस्या या उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्या खत्म नहीं होने वाली है। जमीनी हकीकत पर जाकर देखिए कि आज लोग किस तरह से परेशान है रोजगार को लेकर। देश के 30% युवा, 32.37% युवा आज वो हैं जिन्होंने सरकार से रोजगार मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही की कमेटी, सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए। ये आप ही के द्वारा बनाई हुई कमेटियों की रिपोर्टें हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सुनेंगे, मैं भी बताऊंगा आपको कि रिपोर्टों का हवाला जो आपने दिया है वो रिपोर्टें आईना है समाजवादी पार्टी के लिए। मैं अभी बताने जा रहा हूँ, समाजवादी आईना है आपके लिए। अब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2017, सुनिए 2017 से होती नहीं थी, 2017 से 2023 आ गई।
और जितने 2017 से 2023 आ गई थे और भर्तियों की आस लगाए बैठे रहते थे, वो बेचारे कोर्ट का दरवाजा खटखटा के परेशान हो जाते थे। ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। और हमारी सरकार में एक भी भर्ती अगर भर्ती जब निकलेगी तभी तो होगी, गई है जब भर्ती निकलेगी तभी तो होगी, जब भर्ती ही नहीं निकल रही। अरे हमने 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। समाजवादी पार्टी बताए भर्तियां निकाल देना काफी नहीं होता, उनको भर्तियां करना भी चाहिए था। समाजवादी पार्टी बताए कि कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए उनकी सरकार में। हम कह रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, विधानसभा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि विधानसभा के फ्लोर पर कि हमने 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की क्षमता है और कार्य पद्धति है। समाजवादी पार्टी जब रोजगार नहीं दे पाई तो बेरोजगारी भत्ता बांट दिया। वोट खरीदने की परंपरा से समाजवादी पार्टी अछूती नहीं रही है। ये वोट खरीदने की परंपरा कांग्रेस से सीखी है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन बंधुवर, वोटरों के दिलों में बसना पड़ता है। वोट खरीद करके आप एक बार सत्ता की हांडी चढ़ा सकते हैं, बार बार नहीं चढ़ती है सत्ता की हांडी। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसका भला हुआ, मैं बताता हूँ रोजगार किसे मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़े बड़े लोग स्कॉर्पियो और पजेरों से चलने लगे। क्यों चलने लगे? क्योंकि खनन माफिया का एक बड़ा राज डेवलप हो गया। रोड होल्ड अप घटनाओं में थाने गिरवी रख दिए जाते थे, थानों के सौदे कर दिए गए समाजवादी पार्टी में। उसे भी समाजवादी पार्टी में रोजगार बना दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है श्रीमान जी। वरना याद करिए कि एक गाना आपको याद हो उस बेचारे असहाय किसान का, आए हमारी जमीन कब जाए ले हाय दैया वो अखिलेश भैया। ये किसने कहा था? ये किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था या किसी विपक्षी दल ने नहीं कहा था। ये एक आम नागरिक की उत्तर प्रदेश की पीड़ा थी जो अखिलेश यादव के कानों में जू नहीं रहेगा। उस पीड़ा को सुनने के बाद उनके नेता गाए बगाए कब्जे करते रहे, लोगों की संपत्तियों को लूटते रहे। आम आदमी का लूटना उन्हें गवारा था, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाना समाजवादी पार्टी के मुखिया को गवारा नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। यही कारण है कि बरसों से बरस गोरखपुर का खाद कारखाना आज तक जो चालू नहीं हुआ, उसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने चालू करने का काम किया। समाजवादी पार्टी एक एक्सप्रेस वे बनाती और उसके बाद उसका ढिंढोरा पूरे उत्तर प्रदेश में पीट रही है। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में 5-5 एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गए इस उत्तर प्रदेश में। 5-5 एक्सप्रेस वे का जाल बिछने जा रहा है इस उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तमाम पेरीफेरल नोएडा पेरीफेरल एक्सप्रेस वे हो, तमाम एक्सप्रेस वे तैयार हो चुके हैं इस उत्तर प्रदेश में। और कई अभी लाइन में लगे हुए हैं। इस डेवलपमेंट की कहानी उत्तर प्रदेश कह रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता अब इस डेवलपमेंट को रुकने नहीं देगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक सरकार आ गई, ऐसी सरकार आई अगर इस उत्तर प्रदेश में, तो वो लूट खसोट लेगी, इन्वेस्टर भाग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे डर के मारे। तो ऐसी सरकार को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जगह मिलने वाली नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। हाँ मित्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप उन किसानों की बात कर रहे हैं जो किसान सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए थे। आपकी सरकार के खिलाफ जब किसान धरने पर बैठे तो कितना आपकी सरकार ने उनको उत्पीड़न किया है, क्या कहते हैं, इसीलिए वो धरने पर बैठे थे। और आप जो आज बात कर रहे हैं कि आपने ये जो आज आपके जितने भी जो पेरिफेरल हाईवे और जितनी आप बातें कर रहे हैं, बुंदेलखंड के अंदर हमने देखा पहली बारिश में ही आपकी बनाई हुई सड़क, जिसको नरेंद्र मोदी जी जिसका उद्घाटन करते हैं, वो जीप की फोटो याद है आपको? अरे आप बोलने दीजिए। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। सड़कों में गड्ढे, सड़कें फंस गई, कारें अंदर घुस गई। भ्रष्टाचार का नमूना है आपका हाईवे, भ्रष्टाचार का नमूना है आपका हाईवे, भ्रष्टाचार का नमूना है सर आपका हाईवे। इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना बंदरबाज किया, इतना बंदरबाज किया विकास के नाम पर। भोली वाली जनता के पैसे को आपने तबाह कर दिया। भोली वाली जनता के टैक्स के पैसे को किस तरह से खर्चे में डाला जाए, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया नेताओं के द्वारा। रखना रोजगार लगता है इन्हें। अरे आप बोल, मैं आप बोलते हैं बीच में नहीं बोलता हूँ, ये तरीका नहीं है ये। अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, ये तरीका ठीक नहीं है। चटने से तो रोजगार, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों को। आज खिलाड़ी परेशान है, खिलाड़ी पहली बार खिलाड़ी किसी माननीय सांसद के खिलाफ धरने पर बैठे। पार्टी के चटने से नहीं दिखेगा। ये सब बातें जो है सब है बीच, आप बात नहीं सुनना चाहते। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति है कि किसी व्यक्ति को बोलने मत दो, उनकी रोटी आवाज मत निकलने दो, अपनी बातें करते रहो। जब अपने ऊपर
क्या अपनी कोई कमी कोई बताने लगे तो उसकी बात को सुनने मत दो। विकास जी अम्मा जी, विकास जी अम्मा जी, ये आप लोगों की ये कमी है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कमियां बताने लगता है तो आप उसको बोलने नहीं देते हैं, आप उसको चुप करा देते हैं। जैसे कि अब आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, अरे आप सच क्यों नहीं बताते? विकास जी अम्मा जी, जब भी कोई चर्चा शुरू होती है आप लोग कोरोना काल पर ही क्यों चले जाते हैं? 2024 के चुनाव की चर्चा है, अगर हम उस पर चर्चा करें ज्यादा बेहतर रहेगा। मैडम मैं तो भ्रष्टाचार का नमूना दिखा रहा हूँ कि जिस हाईवे का उद्घाटन जिसपे जो है प्लेन उतारने की बात की जा रही है, उसका उद्घाटन दूसरे दिन उधर जाता है, दूसरे दिन उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है अम्मा जी, दूसरे दिन विकास जी सुनने की भी आदत डाली है, आप हमें सुन भी लिया करिए। विकास जी, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी या चाचा भतीजे की जोड़ी से डरी हुई नहीं है, बौखलाई हुई नहीं, दूसरी तरफ ऐसा क्या हो गया कि पूरी शुरुआत ही गाजीपुर से ही करनी पड़ गई बीजेपी को? देखिए, गाजीपुर मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है और गाजीपुर की पहचान किस रूप में होती रही है ये हम सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर ऐसी पहचान को नहीं रखेगी जो हमारे लिए शर्म का विषय हो, जो समाज के लिए शर्म का विषय हो। हम किसी उस पहचान को उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो और उसमें नहीं रखना चाहते हैं। तो गाजीपुर की पहचान बदलना है और गाजीपुर के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि गाजीपुर की पहचान बदलने का ये चुनाव है और मुझे लगता है इस बार गाजीपुर के लोग गाजीपुर की पहचान को बदलने का काम करेंगे। अब गाजीपुर की विरासत किसी माफिया के हाथ में नहीं रहने वाली है, किसी गुंडे माफिया की जागीर नहीं बनने वाली है। गाजीपुर की विरासत लोकतंत्र की स्वच्छंद राजनीति की गवाह भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाने वाली है। ये सब हम देखेंगे। ठीक है हमा जी बोलिए मैडम, क्या मान रहे हैं, क्या वाकई इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी पूरी हो चुकी है? देखिए, पूर्वांचल में हमेशा से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। तो जब ये असल में जो है समाजवादी पार्टी का भय है, जो आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी शुरुआत गाजीपुर से करना पड़ी, क्योंकि उन्हें पता है कि पूर्वांचल हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है। वहाँ के लोग समझदार हैं, समझदारी से वोट करते हैं, झूठे वादे झूठे बहकावे में ना आकर, झूठों में ना फंसकर, यथार्थ पे रहकर, सच्चाई पर रहकर वोट किया करते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के डर ने उन्हें गाजीपुर से चुनाव का आगाज कराने की जरूरत कराई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सामंतवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई है, गरीबों की बात करी है, कभी उद्योगपतियों और अमीरों की बात करी नहीं है। ये सब बेहतर जानते हैं कौन सी पार्टी अमीरों का और सामंतवाद का झंडा लेकर गरीबों की आवाज कुचलने का काम कर रही है। ये भी भली भांति अब सब जान चुके हैं। यही डर है जो आज भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर से शुरुआत करना पड़ी है। ये मैं भली भांति अपने मित्र को और आपको बता देना चाहता हूँ। जी विकास जी, अभी अम्मा जी ने कहा कि गाजीपुर और पूर्वांचल हमेशा से सपा का गढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से बीजेपी गाजीपुर से ही शुरुआत कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये वो गढ़ कैसा है समाजवादी पार्टी का, जब 2014 में समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती है, 2019 में बुआ बबुआ के अप्रत्याशित गठबंधन के बाद भी केवल 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिलती है। भगवान करे ऐसा ही कर 2024 में भी समाजवादी पार्टी के लिए बना रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं समाजवादी पार्टी को। लेकिन अगर ऐसे गढ़ को समाजवादी पार्टी गढ़ कहती है तो मुझे लग रहा है कि अब ये गढ़ नहीं रहने वाला है, अब ये गड्ढा बनने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए, जिसकी उनकी पुश्तें हो जाएंगी, भर नहीं पाएंगी इस करके। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों की दिक्कत है और दिक्कत यहाँ पर है कि वो लोगों के साथ नहीं खड़ा होना चाहते, वो परिवार के साथ खड़े होने में विश्वास रखते हैं और वो उस विचारधारा समाजवादी पार्टी की जो दंगा और गुंडा प्रवृत्ति की विचारधारा है उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। अभी आत्ममंथन करिए इस उत्तर प्रदेश को 2012 से 17 तक, चाहे उससे पहले हो, एक दंगा संस्कृति विकसित करके रखती है इस उत्तर प्रदेश में। हर तीसरे शहर में दंगा होता था, हर तीसरी गली में दंगा होता था इस उत्तर प्रदेश में। इस उत्तर प्रदेश में दंगा संस्कृति को विकसित करने वाले अखिलेश यादव जी कब इस बात के लिए माफी मांगेंगे इस उत्तर प्रदेश से? और जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक मुझे नहीं लगता ये उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को माफ करने वाला है, क्योंकि उनकी इस संस्कृति की कीमत चुकाई है और बड़ी कीमत चुकाई है इस उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश विश्व का 6वां सबसे बड़ा प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है,
राजनीतिक रूप से भी ये कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसे दल और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों ने उस उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लिया है स्नेहा जी। आज उत्तर प्रदेश की जनता, मैंने पहले ही कहा, हम जात से ना पात से मोहर लगेगी कमल के फूल पर, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में ये नहीं देखा, जब हमने रोजगार दिए उत्तर प्रदेश में तो हमने 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देते समय ये नहीं देखा कि ये यादव है कि नहीं है, ये मुस्लिम है कि नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार दिया। हमने नियुक्ति पत्रों में, हमारे यहाँ लिस्टें नहीं चली कि लिस्टें चल करके आ जाए, कैफे से लिस्ट आ गई और नियुक्ति पत्र दे दिया। हमारे यहाँ बाकायदा ईमानदारी के साथ नियुक्तियां की गई। इसीलिए यहाँ की किसी भी नियुक्ति पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा, क्योंकि नियुक्तियां पारदर्शी हुई, ईमानदारी से की गई। ये एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उस उत्तर प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह रहा है कि कैसे उसके साथ छला गया, उसके लोगों को छला गया इस उत्तर प्रदेश में। इतना जी मैं बस इतना ही कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, आपको किसी छलावे में आने वाली नहीं है। और भगवान राम का मंदिर दर्शन करके 2024 के आगाज, पूर्वांचल का आगाज, कहते हैं पूर्वांचल का अगर गेटवे कहा जाए तो वो अयोध्या है, पूर्वांचल का गेटवे। जैसे ही हम अयोध्या में घुसते हैं, पूर्वांचल स्टार्ट हो जाता है, तो भगवान राम वहाँ विराजमान है और भारतीय जनता पार्टी के आराध्य भी है, हम सबके आराध्य हैं। तो मुझे लगता है भगवान राम का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और भव्य मंदिर भी हम सबको मिलने जा रहा है। जी हमाद जी। जी मैडम बताइए। बीजेपी तो साफ कह रही है कि हमें आशीर्वाद मिलने जा रहा है और पूर्वांचल की सीटें भी इस बार बीजेपी को मिलने जा रही हैं। मुझे क्या करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये समझ लिया है कि भगवान राम हो या भगवान शिव हो, वो सिर्फ उन्हीं के पेटेंट है। ये बात भूल जाते हैं कि भगवान राम सबके हैं और चाहे कोई सा भगवान हो, किसी भी धर्म में आस्था रखने वाला हो, हर व्यक्ति के लिए भगवान राम और भगवान शिव सबके लिए बराबर हैं। हर पार्टी की उनकी अपनी अपनी उसमें आस्था है। तो ये इनको ऐसा लगता है कि शायद भगवान राम का आशीर्वाद इन्हें ही मिलने वाला है। ये नहीं जानते कि अखिलेश यादव जी इनके बड़े राम भक्त हैं। तो ये सारी बातें कहना, ये इस तरह की बातें करना, ये बिल्कुल भगवान राम अगर सबके हैं तो गोलियां क्यों चलवा दी थी आपके आदर्श पुरुष ने? देखिए, भगवान राम अगर सबके हैं तो गोलियां क्यों चलवा दी थी भाई? सुनिए सर, सुनिए बात सुनिए। उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्या जवाब देंगे? आज जब मंदिर बन करके तैयार हो रहा है तो भगवान राम सबके हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों जो राम को काल्पनिक कह देते हैं, चाहे वो लोग हों जो राम भक्तों पर गोलियां चलवा देते हैं। क्योंकि आज मंदिर बनने को तैयार है, इसलिए भगवान राम सबके हैं। और जब तक मंदिर नहीं था तो तब तक ये कहा जाता था कि अगर मंदिर बनेगा बिल्कुल मुझे पता था आपका यही जवाब होगा, मंदिर हम बनने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद हम गिरने नहीं देंगे। ऐसा कहने वाले किस पार्टी के लोग थे? ऐसा कहने वाले किस पार्टी के लोग थे? बिल्कुल। तो आज अगर मुझे लगता है कि वहां पर इस बात की प्रामाणिकता हो गई कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम उन लोगों ने किया जो छाती पीट कर ऐसे विषयों की वकालत कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि वहाँ नैतिकता के आधार पर और प्रामाणिकता के आधार पर भगवान राम का भव्य मंदिर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज जब इसके बाद सारे दल चिल्लाने लगे, इससे पहले क्या हो गया था? भारतीय जनता पार्टी के अलावा किस दल ने ये कहा कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए? किसी ने कहा क्या? नहीं कहा ना। आज जब उन सारे दलों को मुंह की खानी पड़ गई तो आज भगवान राम सबके हो गए। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इसी दोहरे चरित्र को देख रही है आपके। सर देखिए, ऐसा है, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, और जब कहीं कानून तोड़ने की बात आती है और जब संविधान की रक्षा करनी हो और कानून को बचाना हो तो उसके लिए कानूनी तरीका ही अपनाना चाहिए। किसी जगह पर जो है जाकर उन्माद फैलाने से या वो करने से कोई मसले हल नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस आदेश को सभी ने तस्लीम किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो काम हुआ हर व्यक्ति ने, हर पार्टी ने उस चीज को सही माना। और आप, मुझे पता था कि ये बात जरूर निकालेंगे क्योंकि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक यही मुद्दा आप घुमा फिरा कर ले आते हैं जो कि गलत बात है। देश कानून से चला है, सुनिए सर सुनिए, देश कानून से चला है। 1947 के बाद से देश संविधान से चला है और देश संविधान से चलेगा। और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर कभी कभी कड़ी कार्रवाई करना पड़ती है तो करना पड़ती है। ये बात आपको जानने की जरूरत है। हम्माद जी, एक मेरा बुनियादी सवाल है
जब संविधान की आप अभी वकालत कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो ट्रिपल तलाक के ऊपर आप संविधान को क्यों नहीं मानते? शाहबानो केस के ऊपर आप संविधान को क्यों नहीं मानते? आपसे किसने कहा मैं नहीं मानता? संशोधन करने पर विवश क्यों हो जाते? किसने कहा? आपसे किसने कहा मैं नहीं मानता? आपके कुछ राजनीतिक दल ऐसा सुनिए सर, अब आप सुन लीजिए, आप सुनिए, ट्रिपल तलाक पर आप बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक सुनिए, सुन लीजिए, आपको मेरे ख्याल से आपको जानकारी नहीं है, आप कम जानकारी वाले हैं, आपको जानकारी नहीं है। अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझाइए, माननीय अखिलेश जी को समझाइए, समाजवादी पार्टी को लोगों को समझाइए। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप तो पहले तो आपकी बात का जवाब दूंगा। स्वीकार करते हैं देश संविधान पे चलना चाहिए, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ सर। सुनिए, संविधान पे चलना चाहिए। संविधान ने हर व्यक्ति को उसके धर्म के हिसाब से कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जो दूसरे धर्मों से हटकर हैं। जैसे कि सिख परंपरा में जो हमारे सिख भाई हैं, उन्हें कृपाण रखने का अधिकार है। कृपाण रखना उनको संविधान उसकी इजाजत देता है, लेकिन और धर्म के लोगों को नहीं देता। इसी तरह से मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, मुस्लिम शरीयत लॉ अलग है। नहीं, संविधान में ये कहा है ट्रिपल तलाक का दिया। अब आप सुन लीजिए, ट्रिपल तलाक के बारे में संविधान में आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। देखिए, आधा ज्ञान सुनिए, आधा ज्ञान हमेशा कोई, अब आप चुपते नहीं है, आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है बंधु। आधा ज्ञान रहकर बातें ना पी लें, पूरी बात सुने। जब आपको आधा ज्ञान है तो पूरी बात सुन लीजिए। तो बताइए भाई कि संविधान में कहाँ लिखा है कि ये जायज है? आप बताइए मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान ने हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से काम करने की इजाजत दी है। जिस तरह से मुस्लिम शरीयत में बेटी को, सुनते रहिएगा, मुस्लिम शरीयत में बेटी को बाप की जायदाद में से हिस्सा मिलता है, लेकिन हिंदुओं का जो रिलीजियस जो एक्ट है उस हिसाब से नहीं है। मुस्लिम रिलीजियस एक्ट अलग है। अरे भाई, हम तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ आप बात ही नहीं सुन रहे। अब वही आपको बात बता रहा हूँ भाई, ये आप कहाँ कह रहे हैं? आप गलत कह रहे हैं ये बात। भाई, हमारे यहाँ बेटियों को अधिकार होता है, वो कोर्ट का दरवाजा को अधिकार छाती पे मूंग दल के ले लेंगे। की बातें कर रहे हैं सर? आप हिंदू एक्ट पढ़ के देखिए, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी, आप हिंदू लॉ पढ़ के देखिए, नहीं कर रहे हैं आप हिंदू लॉ पढ़ के देखिए। अलग अलग चीजों को संविधान में जोड़ रहे हैं। मेरा आग्रह, मुझे ये बताइए कि संविधान में ट्रिपल तलाक को नैतिक दर्जा कहाँ मिला है? विकास जी, मुद्दा कहाँ से शुरू होता है और हम लोग पहुंच कहाँ जाते हैं? अरे भाई, बात तो वही कह रहे थे भाई। विकास जी, जी, 2024 की तैयारी में पूरी तरीके से बीजेपी नजर आ रही है। क्या मेगा प्लान है बीजेपी का इस बार, जो सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 सालों से लगभग उत्तर प्रदेश की सरकार में और पिछले 8 साढ़े 8 सालों से केंद्र की सरकार में है। इसमें यहाँ की बहुत बड़ी बुनियादी बात है, जो भ्रम विरोधी फैलाते हैं, आज उन भ्रमों की हवा निकल चुकी है। और उत्तर प्रदेश का चाहे 2014 का लोकसभा हो, 2017 का विधानसभा हो, 2019 का लोकसभा हो, 2022 का विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। चाहे पूर्वांचल की बात कर लीजिए, पूर्वांचल में भी हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। इतने जबरदस्त घेराबंदी के बाद भी पूर्वांचल में हम अपनी साख बचाने में कामयाब रहे, हम अपना उद्देश्य सफल करने में कामयाब रहे। इसका बुनियादी तौर पर कारण ये है कि स्नेहा जी, जब हमने प्रधानमंत्री आवास दिए तो किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाते समय ये किसी से टोल लेते समय ये नहीं पूछा कि इस एक्सप्रेसवे पे आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आप इस वर्ग के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। हमने किसी से ये नहीं पूछा, जब 80 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी दी तो हमने किसी राशन कार्ड धारक से ये नहीं पूछा कि आप इस वर्ग के हैं, आपको नहीं मिलेगा राशन कार्ड। ये जो भ्रम विरोधियों के द्वारा फैलाया गया, आज उसकी हवा निकल चुकी है। और यही कारण है कि 2024 के चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ पूर्वांचल चलने वाला है और इस नारे पर अपना जन समर्थन सहयोग देने वाला है। और ऐसे लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है जो लोग गाए बगाए एक नैरेटिव सेट करते हैं इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी वैसी है। इसलिए आज ये बुनियादी सवाल छूट जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी है तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6.5 साल के अंदर कितने दंगे हुए मुझे बता दें।
और इस उत्तर प्रदेश में दंगा संस्कृति विकसित करने वालों का इतिहास आपको पता है, शामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे बुलंदशहर हो, दंगों का एक लंबी फहरिस्त कहना चाहिए, एक पूरी थीसिस हो सकती है दंगों के ऊपर, उन सरकारों के ऊपर। ये बुनियादी फर्क है कि आज इनके झूठ की हवा निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उसी नारे पर कायम है, हमारी वो विचारधारा है, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। चाहे राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम आजाद जी को देने की बात हो, इन्हीं दलों ने उनका विरोध किया था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अब्दुल कलाम आजाद का नाम प्रेफर किया था। हम हमेशा से कहते हैं कि हम अब्दुल कलाम आजाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, लेकिन जाकिर नाइक और मसूद अजहर जैसे लोगों का हम समर्थन करने वाले लोग नहीं है, ना हम ऐसे लोगों का समर्थन कर सकते हैं। हमाद जी जी आखिरी का 2 मिनट मुद्दे पे पक्ष रखिए। देखिए, यहाँ मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनकी मुझे सारी बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से इस बार देश की जनता सबक ले चुकी है, और सबक आज यहाँ तक पहुँच गया है कि लोगों के पास भरपेट खाने को नहीं है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी चंद अमीरों की पार्टी है, जो सिर्फ अपने कुछ खास दोस्तों का विकास कर रही है, ना कि पूरे देश का। पूरे बोलने दो यार, बोलने दो बहुत देर से बोले जा रहे हो आप, बहुत देर से। मेरे बड़े भाई, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, बोलने दो। हाँ, मीडिया लोगों के अंदर। हमाद जी को उनका पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा। हमाद जी रखिए अपना पक्ष। हाथ जोड़ रहा हूँ सर, आप बोलने दो, आप अपने बोलते रहना फिर उसके बाद में। तो सीधी सी बात है मैडम, जिस तरह से जो है कुछ चुनिंदा लोगों का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरा देश आज ये जान चुका है। देश की एक एक चीज को, जो सरकारी चीजें थी, उसको बेच दिया गया है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था, ये सौगंध का ही थी कि देश को नहीं बिकने देंगे, देश के संसाधनों को नहीं बिकने देंगे। आज LIC बिकने की कगार पे है, बैंक प्राइवेटाइज हो चुके हैं, हवाई अड्डे बेच दिए गए हैं, दरगाह, पोर्ट, जो बंदरगाह होते थे, आज उनको लीज पर दे दिया गया है। पूरे देश को आज बेचने की कगार पे ला देगा। ये नहीं, आज दूसरे देश के नेता भी, श्रीलंका जैसे देश के नेता भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास आपके यहाँ के बहुत बड़े बड़े नेता फोन करते हैं अडानी जी को काम दिलाने के लिए। तो मैडम, जनता अब ये सब जान चुकी है, और इस बार लोकसभा के चुनाव में हम सब नतीजे देखेंगे। जनता सच्चाई के नाम पे वोट करेगी, और जनता परेशान आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, और गरीबी से, और बेरोजगारी से, और भ्रष्टाचार से। लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। थानों में जाके स्थिति देखें, तहसील में जाके स्थिति देखें, आज भ्रष्टाचार बिना पैसा दिए आपका कोई काम होता नहीं है। पहले जो काम 2 रुपए में होता था, अब आज उस काम के 50 रुपए ये जा रहे हैं। ये सच्चाई है मित्र, इस बात को जानने की कोशिश कीजिएगा आप। बाकी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद जी। विकास जी आखिरी का 2 मिनट मुद्दे पे पक्ष रखिए। इसमें जी बहुत बुनियादी प्रश्न मैंने पहले ही छोड़ दिए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों का नैरेटिव है, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे राहुल गांधी अपनी पश्चाताप यात्रा के रूप में हो, एक नैरेटिव कहीं ठहरने वाला नहीं है। मेरा बुनियादी सवाल है समाजवादी पार्टी के लोगों से, और मुझे लगता है ये पूछिएगा जरूर, जो व्यक्ति ये कहता है LIC बेच दी, किसे बेच दी, जो ये कहता है एयरपोर्ट बेच दिए, किसे बेच दीजिए, कम से कम खरीदने वाले का नाम तो बताया जाए इस देश में। अगर इस देश में कोई मकान आपका है और उस मकान को आप किराए पर उठा देते हैं, तो क्या वो बेचना हो जाता है इसमें? जी, उसकी लीज दी गई है, उसके रख रखाव का काम दिया गया है। अगर उसके रख रखाव का काम बरसों बरस से, मोदी जी की सरकार आज आई है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का GMR आज बरसों से, उससे पहले से रख रखाव का काम देख रहा है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट कंपनी है। तो इसका मतलब है उसे क्या बेच दिया गया है? ये जो नैरेटिव है ये देश में तय किए जाते हैं, इनकी हवा निकालेगा उत्तर प्रदेश का आम आदमी, और इनकी हवा निकालेगा इस देश का आम आदमी। यही मेरा कहना है, और मुझे लगता है कि यही वो चीज है। ईमानदार राजनीति करने में हम विश्वास रखते हैं। स्वच्छ और ईमानदार माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कर्मठता के बल पर हम उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल फतेह करने जा रहे हैं। और रही बची इनकी एक लोकसभा सीट, आजमगढ़ भी इनके हाथ से चली गई है। विश्वास रखिए कि 2024 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार